सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं डीएलएड 4th सेमेस्टर का मैथ विषय आपको पूरा पढ़ा चुका हूं। यहाँ पे सभी चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं और अब यहाँ पे जो 7वां और 8वां चैप्टर है आपका वृत्त, समलंब और चक्रीय चतुर्भुज, इसका प्रैक्टिस आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने सभी क्लासेस देख लिए हैं तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं और आपने पूरा अपना सिलेबस क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट किया है। ठीक है, अब इसके बाद आपको प्रैक्टिस तो मैं यहाँ पे करा ही रहा हूँ, साथ साथ और भी प्रैक्टिस मैं आपको कराने वाला हूं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने सारे सॉल्व कराए हुए हैं और आपको जब आपका एग्जाम आने वाला होगा उससे पहले जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेकर के आऊंगा। ठीक है, वो आपको मैं दूंगा ताकि आप और अच्छे से अपने एग्जाम पैटर्न की तैयारी कर पाओ। और साथ ही राजन पवन सीरीज तो पूरा सॉल्व कराऊंगा ही मैं, पहले भी मैंने सॉल्व कराया हुआ है, तो पिछले सीरीज से भी आप पढ़ सकते हैं या नई जो इस साल नया संस्करण आएगा राजन पवन सीरीज का, वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो ये भी बात आप समझ गए। अब इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, राजन पवन सीरीज का सोल्यूशन देखना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मैथ के सामने वाले लिंक को आप क्लिक करिएगा, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक है वो, वहां पे आपको गणित 4th सेमेस्टर की वह प्लेलिस्ट ही है, वहां पे आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। पहले आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगे सभी, उसके बाद आपको राजन और पवन सीरीज का सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। तो सब कुछ सारा यहाँ पे जितनी वीडियोस हैं अगर आप कर लोगे तो फिर आपको मैथ में कहीं से अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं और इस प्रैक्टिस के साथ आपका सिलेबस पूरा यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को आपको अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है, पूरे प्लेलिस्ट को आपको शेयर कर देना है अपने दोस्तों में, ताकि आसानी से एक ही लिंक के माध्यम से पूरा मैथ विषय जो है वह आपके मित्रगण पढ़ पाए और आसानी से तैयारी कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो 7वां और 8वां चैप्टर है उसका हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, पहला ही प्रश्न दिया गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी हो तो व्यास होगा। त्रिज्या आपको पता है, वृत्त में ये होता है त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी, और इसी तरीके से व्यास क्या होता है, व्यास पूरा एक एंड से दूसरे एंड तक और केंद्र से होके जाने वाली रेखा। तो ये क्या होता है, ये भी आर 2r हो जाता है। तो व्यास क्या होता है, डायमीटर होता है 2r, यानी कि r की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो व्यास कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 है, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या। अब डायमीटर आपको दिया है और रेडियस पूछ रहा है, तो डायमीटर की जगह रख देंगे 12 और ये है 2 गुणे r, और r बराबर हो जाएगा 12/2 यानी कि 6। तो यहाँ से वृत्त का त्रिज्या कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3, वृत्त की त्रिज्या व्यास की होती है। वृत्त की त्रिज्या बराबर, देखिए त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, यानी कि व्यास का आधा अगर हम कर दें तो हमको त्रिज्या मिल जाती। तो वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ये सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, वृत्त की परिधि का सूत्र है। देखिए, वृत्त का परिधि आपको अगर निकालना है तो उसका सूत्र 2πr होता है, 2 × पाई × r। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह πr² होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है πr²। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों भुजाओं का योग a + b और दोनों के बीच की दूरी इंटू कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से अब देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है, तो
1/2 गुणे दोनों भुजाओं का योग गुणे दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ दिया गया है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 7 है सेमी। प्रश्न संख्या 7 में देखिए यहाँ पे छूट गया है 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होगी। तो 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि अगर हम लोग निकालते हैं तो परिधि देखिए, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ठीक है। और r हमको दिया गया है कितना 7 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 गुणे r 7 से 7 देखिए यहाँ पे कट जाएगा और 2 का गुणा हो जाएगा 22 में, तो कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में 44 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे परिधि हमने निकाल लिया 44 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए और ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 8 है। एक चतुर्भुज में होते हैं 4 कोण, 4 भुजाएं, 4 शीर्ष या उपरोक्त सभी। तो देखिए चतुर्भुज में मैंने आपको बताया है 4 अंतः कोण होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं और 4 शीर्ष वर्टेक्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए निम्न में से चतुर्भुज नहीं है कौन सा, वर्ग, आयत, समलंब, समकोण। अब कौन सा चतुर्भुज का प्रकार नहीं है, किसको हम चतुर्भुज, तो वर्ग जो होता है वह चारों भुजाएं जो बराबर होती हैं वर्ग कहते हैं। आयत कहते हैं आमने सामने की जो भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण 90 अंश के होते हैं। समलंब में आपको पता है एक भुजा समांतर होती है, ठीक है। और समकोण क्या होता है, समकोण 90 अंश का कोण होता है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ये कोई चतुर्भुज नहीं है, समकोण कोण होता है, एंगल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए। अब इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10 है चक्रीय चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। चक्रीय चतुर्भुज कहे या कोई भी दुनिया का चतुर्भुज आ जाए, उसके अंतः कोणों का जो योग होता है वह 360 अंश होता है। शुरू में ही आपने पढ़ा है कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो प्रकार से मतलब ही नहीं है, ये आप भूल जाइए कि आगे क्या लिखा है, चक्रीय लिखा है, समलंब लिखा है, आयत लिखा है, वर्ग लिखा है। बस चतुर्भुज है तो अंतः कोणों का योग कितना होगा 360 अंश होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होते हैं, 90 अंश के होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, 70 अंश के होते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज में देखिए, चक्रीय चतुर्भुज में आपने पढ़ा है जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग जो होता है वह 180 अंश होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा है। अब यहाँ पे 180 अंश तो नहीं दिया गया है, अब बराबर तो नहीं होते हैं, ये तो गलत स्टेटमेंट है, और 90 अंश के भी नहीं होते हैं, ठीक है। दोनों कोण 90 अंश के हो सकते हैं लेकिन होते नहीं है हमेशा हर केस में। और हर केस में देखिए 70 अंश के तो दोनों हो भी नहीं सकते हैं, लेकिन अब बराबर नहीं होते हैं ऐसा हम लोग कह सकते हैं ज्यादातर केस में, या आप जनरली कह सकते हैं कि बराबर नहीं होते हैं। होने को 1-2 मान के लिए हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए 90 अंश होगा तो बराबर होगा, ठीक है। अगर दोनों 90-90 अंश के हैं तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन बाकी अदर केस में बराबर नहीं होते। तो यहाँ पे सबसे सटीक जो उत्तर है वह बराबर नहीं होते हैं, यही होगा, ठीक है। तो जनरली आप ऐसा कह सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वह बराबर नहीं होते। इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 12 है क्वाड्रिक का अर्थ होता है। तो क्वाड्रिक मतलब पूछ रहा है, और यहाँ पे देखिए आपने क्या पढ़ा है, यहाँ पे आपने ये अंग्रेजी का वर्ड चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाडी, देखिए क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वाड का जो मतलब निकल के आ रहा है या क्वाड्रिक का जो मतलब निकल के आता है वह 4 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चतुर्भुज, 4 समचतुर्भुज रेखाएं, ये सब दिया गया है। तो क्वाड्रेटिक का जो मतलब यहाँ पे निकल के आ रहा है वह 4 आ रहा है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा 4, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है यदि किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो
तो उस चतुर्भुज को क्या कहेंगे। कह रहा है कि चतुर्भुज की सभी भुजाएं जो है वह बराबर है, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं। देखिए आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, और समलंब चतुर्भुज में समलंब में बस एक जो पेयर होता है वह पैरेलल होता है, समांतर होता है, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और त्रिभुज तो देखिए चतुर्भुज ही नहीं होता है, तो ये तो बिल्कुल डिफॉल्ट है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वर्ग जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है एक समकोण, चार समकोण, दो समकोण या तीन समकोण। तो चक्रीय चतुर्भुज में आपको पता है सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। 180 अंश को आप लिख दीजिए 2 गुणे 90 अंश, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 90 अंश की जगह समकोण। समकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का, तो 2 समकोण आपको मिल जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, समांतर समचतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। समांतर समचतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, मैंने आपको बताया कोई भी चतुर्भुज हो उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए जितने बहुविकल्पी प्रश्न थे, आपने ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न आपके इस चैप्टर से बन सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ और प्रश्नों को और प्रैक्टिस को मजबूत करेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 16 है, किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 165 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी ऊंचाई 10 सेमी है। यदि समांतर भुजा दूसरी की 2 गुनी है तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब एक समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम की बात यहाँ पे की जा रही है, और उसका क्षेत्रफल एरिया जो दिया गया है वह 165 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज आपको पता है जिसका एक जो जोड़ा होता है वह पैरेलल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं ट्रेपेजियम। ये एक जोड़ा जो है वह समांतर है, ये ट्रेपेजियम आपका बन गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एरिया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई जो है, यानी कि ये जो हाइट है दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है ये कितनी है, ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि एक समांतर भुजा दूसरे की 2 गुनी है, मतलब एक समांतर भुजा अगर मानते हैं x तो दूसरी कितनी है, 2x है। ठीक है, माना एक भुजा x है, ऐसे लिखेंगे आप, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, दूसरी भुजा 2x हो जाएगी। तो दोनों भुजाएं ज्ञात करने को बोल रहा है। तो अब इसके बाद देखिए एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ दोनों भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो एरिया हमको दिया गया है, एरिया की जगह 165 रख देंगे, क्षेत्रफल 165 है, तो 1/2 गुणे, अब a प्लस बी, अब a अगर x है तो b कितना है, 2x है, और गुणे h कितना है, 10। अब 2 से काट दीजिए तो 5 बार में कट जाएगा। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 165 और 3x गुणे 5, x बराबर अगर लिखना चाहें तो 165 बटे 5 गुणे 3, 5 से काटेंगे तो 3 और 3 33 बार में, और x बराबर कितना आ जाएगा, 3 से काट देंगे 33 को, 11 बार में कट जाएगा। x की वैल्यू 11 आ गई, यानी कि एक भुजा जो हो जाएगा वह 11 सेंटीमीटर, और दूसरा जो भुजा होगा जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका दूना 22 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर्मूला बस आपको रखना है, और जो चीजें नहीं पता है उनको भुजाओं को मान लेना है। ठीक है, इस तरीके से आसानी से आप ये समलंब का जो प्रश्न है इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, देखिए आ रहा है प्रश्न संख्या 17, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 3 गुनी है, तो उसका क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। बोल रहा है कि एक वृत्त है, इस तरीके से आप इमेजिन करिए एक वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त का जो त्रिज्या है वह दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 3 गुनी है, यानी कि एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या की
इस वृत्त की त्रिज्या, पहले वाले वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी, यानी कि इसका अगर r है तो बड़े वाले का कितना हो जाएगा, 3r है। ठीक है, तो एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 3 गुनी है, तो उसका क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। अब इसका मान लेते हैं ये A1 क्षेत्रफल होगा, इसका A2 क्षेत्रफल होगा। इस तरीके से हमने नाम दे दिया। अब A1 निकालेंगे तो A1 क्या होगा, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब A1 निकालेंगे तो पाई इंटू आर की जगह कितना है, आर की वैल्यू है 3r। ठीक, तो ये 3r का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा, 9 पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल A2 निकाल लेते हैं, ये भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ r की वैल्यू r ही है। ठीक है, तो r की जगह r रखेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे x भी रख सकते हैं आप लोग चाहे तो, लेकिन यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो रहा हो आपको, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं। अब इसके बाद पूछ रहा है कि A1 A2 का कितना गुना है। ठीक है, कितना गुना निकालने के लिए ये हम लोग क्या करेंगे, A1 में A2 से भाग कर देंगे। A1 है 9 पाई आर स्क्वायर और A2 है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कट जाएगा और आ जाएगा कितना, 9। तो इस तरीके से यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब ये जो A1 है, जो पहला वृत्त है, वह दूसरे वृत्त का 9 गुना है। तो इस तरीके से आपने आसानी से सॉल्व कर लिया, या R1 R2 भी मान सकते थे आप, तो कुछ भी किसी तरीके से आपको बस ये लेकर के आना है। ठीक है, तो कई सारे तरीके हैं सॉल्व करने का, ये तो फिगर के माध्यम से बहुत ही आसानी से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, एक वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है वह 154 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का हमको व्यास डायमीटर निकालना है जिसकी परिधि दी गई है 154 सेंटीमीटर। अब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए, परिधि जो होता है वो होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर की जो वैल्यू है 154 है, यानी कि अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 154 के है। अब आर को एक तरफ रख लीजिए, बाकी 7 को उधर भेजेंगे तो 154 में गुणा हो जाएगा 7 का, और 2 और 22 को भेजेंगे तो दोनों से भाग हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए 2 से काटते हैं तो 2 से ये कट जाएगा, 7 और 7 77 बार में। अब देखिए ये कितना आ गया, 77 गुणे 7/22। अब चाहे तो 11 से ऊपर नीचे काट सकते हैं, 7 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए 49/2 ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे ये r की वैल्यू हमको मिल गई 49/2, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे व्यास पूछ रहा है, यानी कि d पूछ रहा है। d का मान कितना होता है, 2 × r, और 2 × r कर लेंगे 49/2, तो से 2 कट जाएगा, d का मान कितना आ जाएगा, 49 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास कितना हो जाएगा, यहाँ पे व्यास हो जाएगा 49 सेंटीमीटर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण DBC 70 अंश तथा कोण CAB 50 अंश, ये प्रतिशत नहीं है, अंश है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है, यहाँ चित्र आप देख पा रहे हैं, ABCD, ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण DBC, कोण D देखिए कहाँ पे है, D यहाँ पे है, D के बाद B और C, यानी कि ये जो कोण है ये आपको देखिए दिया गया है कितने अंश का है, 70 अंश का है। और इसके बाद कोण CAB, कोण CA और B ये कितना है, 50 अंश का है। तो आपसे x का मान पूछ रहा है, मतलब कि x ये कंप्लीट कोण जो है, यानी कि कोण DCB का मान पूछ रहा है, जिसको x बोला है यहाँ पे, इसी का मान आपसे पूछ रहा है। अब आप सोचिए, देखिए आपको जब भी इस तरीके से चित्र दिया हो तो चित्र को आपको ध्यान से देखना है, और जो जो आपने सीखा है, जो जो नियम आपने पढ़े हैं, देखिए चक्रीय चतुर्भुज में
पहला नियम आपको याद आता है कि सम्मुख कोण जो होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। लेकिन वहां उस नियम से देखिए यहाँ पे बात बन नहीं रही है। आप सोचेंगे कि कोई ये वाला मैं कोण निकाल लूं, अगर ये वाला मैं कोण निकाल लूं तो सम्मुख कोण योग करके मैं निकालूंगा, लेकिन ये वाला कोण आप देखेंगे कैसे निकलेगा। तो ये वाला कोण आप सोचिए, आपने एक नियम और पढ़ा है कि किसी एक वृत्तखंड के जो कोण होते हैं वह बराबर होते हैं। किसी एक वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो DC एक जीवा है। देखिए DC क्या है, एक जीवा है और इस जीवा के द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटा जा रहा है और इसी DC बिंदु DC के द्वारा यहाँ पे देखिए A पे एक कोण बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है B बिंदु पे। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कोण DAC बराबर होगा कोण, ये D है, ठीक है, DAC बराबर होगा कोण DBC के, DBC के, ठीक है। ये कैसे, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप आगे लिख दीजिएगा एक ही वृत्तखंड के कोण है, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आप लिख सकते हैं DAC बराबर कितना हो जाएगा 70 अंश, क्योंकि DBC का मान कितना है 70 अंश। अब ये 70 अंश हो गया तो पूरा जो एंगल है, जो कोण DAB है वह इन दो कोणों से मिलके बना है, DAC से और कोण CAB से, CAB से। अब दोनों का मान आपको पता है 70 अंश धन 50 अंश, कितना हो जाएगा 120 अंश। इसका मान आ गया 120 अंश। अब 120 अंश आपको पूरा पता चल गया, तो अब आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका जो योग होता है वह कितना होता है 180 अंश होता है। तो यहां से लिख सकते हैं कोण DAB धन कोण DCB बराबर कितना होगा 180 अंश के। तो अब कोण DAB का जो मान हो जाएगा वह यहाँ पे देखिए हमने निकाला है कितना 120 अंश, तो DAB की जगह रखेंगे 120 अंश, 120 अंश धन कोण DCB बराबर 180 अंश के हैं और कोण DCB बराबर कितना आ जाएगा 120 घट जाएगा यानी कि 60 अंश। तो इस तरीके से x की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कोण DCB की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आसान है, बस आपको नियम पता होने चाहिए और किस तरीके से कहाँ। यहाँ चित्र में देखिए वो चीज आपको नहीं दिख रही होगी कि एक वृत्तखंड के कोण, लेकिन यही खोज के आपको निकालना है, ठीक है, यही आपको दूरदृष्टि रखनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, संलग्न आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ACB 40 अंश तो कोण AOB की माप होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ACB, ये जो कोण है ACB, इसका मान 40 अंश दिया गया है और O बताया गया वृत्त का केंद्र है, तो AOB का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो ये एक नियम भी है जो मुझे आपको बताना था वृत्त में। तो देखिए वृत्त में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप मिलाएंगे AB पॉइंट को, अगर आप मिलाते हैं A और B, मतलब ये रेखा, सीधी रेखा अगर आप मिला देते हैं तो इसके द्वारा AB के द्वारा जो C बिंदु है यह परिधि पे है और O जो बिंदु है यह केंद्र है, ठीक है। तो AB एक जीवा के द्वारा जो केंद्र पे बना कोण होता है वह परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है, यानी कि यहीं से लिख सकते हैं कोण AOB क्या होगा, दोगुना होगा कोण ACB के। कहां से, जो केंद्र पे बना कोण होता है किसी जीवा के द्वारा वह परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है, यह नियम होता है वृत्त का, ठीक है। तो यहीं से लिख सकते हैं कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 40 अंश, तो ये कितना आ जाएगा 80 अंश आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे प्रश्न देखिए, जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे
सभी प्रश्न फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज पे सॉल्व होंगे, क्या नियम होता है। ठीक है, तो इसलिए सभी नियम मैंने आपको लिखा दिए हैं, सभी फॉर्मूले मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, किस किस तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं, सब कुछ मैंने आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर के नोट्स में आपको मैंने लिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न, जितने तरीके के प्रश्न बन सकते थे, सभी मैंने आपके करा दिए हैं। चैप्टर 8 से लेकर के चैप्टर 8 तक सब कुछ आपका मैंने यहाँ पे लिखा पढ़ा के खत्म कर दिया है। अब प्रैक्टिस राजन पवन सीरीज और मैं कराऊंगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे पूरा कंप्लीट नोट्स जो है आपका वह तैयार है डीएलएड 4th सेमेस्टर के हर एक विषय का। जैसे आपका ये जो मैथ का नोट्स है वह 103 पेज का है। ठीक है, बाकी विषयों के और कम पेज में है, क्योंकि मैथ में सोल्यूशन पेपर आपका क्वेश्चंस भी होते हैं, फिगर भी होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा गया है। बाकी सभी सब्जेक्ट के 60-70 पेज के ऐसे नोट्स हैं, तो ये नोट्स भी आप ले लीजिए। आपको यह नोट्स हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट पे मिल जाएंगे। टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे पूरा आपको प्रॉपर 4th सेमेस्टर का कोर्स ही मिल जाएगा। 4th सेमेस्टर के कोर्स में आपको देखिए सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज जैसे आपको पढ़ाया गया है चैप्टर वाइज वहां पे वीडियोस मिलेंगी। वहां पे अच्छी बात यह है कि कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, प्रचार नहीं आएगा, आप वीडियोस को डाउनलोड करके रख सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं चाहे जब, और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। साथ ही साथ राजन पवन सीरीज की भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, हर एक चैप्टर के बाद आपको टेस्ट मिलेगा। तो ये सारी सुविधाएं आपको हमारे ऐप पे मिलेंगी, ऐप को जरूर डाउनलोड करिए और 4th सेमेस्टर कोर्स को जरूर आप ले लीजिए, ताकि बहुत अच्छी तैयारी कम समय में आपकी हो जाए। अब हम लोग इसी तरीके से आपको सभी विषय इस तरीके से हमने उपलब्ध कराए हैं। अब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जो नया संस्करण आया है राजन पवन सीरीज का, उसको। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। देखिए, इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी तक कम से कम क्लासेस पहुंच जाए। ठीक है, तो कम से कम क्लासेस पहुंचाइए अपने खास मित्रों तक और सभी ग्रुपों तक, और चैनल को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइए आप कैसी लगी आपको क्लासेस, मेरे द्वारा मैथ्स पढ़ के आपको कैसा लगा, पूरा आप मैथ का एक्सपीरियंस बताइए अपना, और कहीं पूरे में डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके बताइए, हम लोग उसको जरूर सॉल्व करेंगे, जरूर उसका मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी लोगों का जो अभी तक पूरा कहीं कुछ डाउट है, कोई कमी रह गई है मेरे द्वारा, या जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। जो अच्छी चीजें हैं उनको भी बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।